गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो एक बुक शुरू की है अभी डिस्कशन के लिए, इंडिया आफ्टर गांधी, उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, या जिसको कहें एक तरह से फर्स्ट चैप्टर है बुक का, है ना। इससे पहले हमने जो इसका प्रोलॉग था, एक कह सकते हैं काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी, या एक कह सकते हैं काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जो है वो हमने कवर किया था। तो पहले जो वीडियो था उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं, जस्ट टू हैव ए ओवरव्यू। और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं इसके अंदर, और ये मेरी बुक है इंडिया आफ्टर गांधी बाय फेमस हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा। सो ये बुक है ना, एज यू ऑल नो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, और ये आपको एक ऐसा नॉलेज देगी कि आपने 1947 के बाद ना, और हमारे जब से हमने एक तरह से होश संभाला है या हम लोगों ने कॉलेज पूरा किया है, तो उसके बीच में वी डोंट नो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो ये बुक उन सारे गैप्स को, नॉलेज गैप्स को फुलफिल करती है, और एक बहुत ही कैसे थे लूसिड मैनर में, एक बहुत ही सिंपल मैनर में। और अगर आपको टीवी सीरीज देखना हो इस तरह का जो जो इस बुक में है, तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री, है ना, एक वेब सीरीज है, उसके एपिसोड्स हैं यूट्यूब पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसका एक कह सकते हैं शॉर्टर वर्जन है वो, अ, जो इवेंट्स इसमें कवर हुए हैं उन्हीं चीज़ों का। सो जो फर्स्ट चैप्टर है, आज हम लोग उसको कवर करेंगे। इससे पहले हमने प्रोलोग कवर किया था, अननेचुरल नेशन। तो अननेचुरल नेशन, है ना, जो पुराना वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये बेट लगाया था कि इंडिया विल नॉट सर्वाइव एज ए डेमोक्रेसी। इंडिया में इतनी ज़्यादा विविधता है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि वो एक नेशन भी नहीं बन सकता है। और इंडिया में इतनी ज़्यादा असमानता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और कुछ के पास दो वक्त की रोटी नहीं है। तो इतनी पॉवर्टी जो है, उसके चलते इंडिया विल नॉट सर्वाइव एज ए डेमोक्रेसी। तो पीपल वांटेड टू सी, है ना, दे वर बेटिंग अगेंस्ट इंडिया। और अभी तक इंडिया सर्वाइव्ड एज ए नेशन, एज ए डेमोक्रेसी। तो क्या उसके फैक्टर्स रहे हैं, क्या उसके कारक रहे हैं, वो इस बुक में जैसे से हम लोग आगे बढ़ेंगे चीज़ें क्लियर होंगी। सो जो फर्स्ट प्रोलोग जो था अननेचुरल नेशन, वो हमने कवर कर लिया, एक है ना, हमने एक स्टेज उसका सेट कर दिया। अब आते हैं चैप्टर 1 पे। तो मैंने जैसा बताया ना, इंडिया आफ्टर गांधी की इसमें बात हो रही है। तो गांधी विल डाई इन 1948, 30 जनवरी को। सो उससे हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट चैप्टर इज फ्रीडम एंड पेरिसाइड, है ना, आप लोग देख सकते हैं, फ्रीडम एंड पेरिसाइड। तो फ्रीडम हमें मिली 15 अगस्त को 1947 में। बट उस फ्रीडम के साथ एक अनफॉर्चुनेट ये चीज़ होती है कि हमें कहीं ना कहीं, है ना, पार्टीशन भी मिलता है, एक बंटवारा भी होता है देश का। एक पाकिस्तान बनता है अलग से, सो कॉल्ड होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, है ना, अलग से उनके लिए एक नेशन, जो मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक, है ना, सपना था, वो बनता है। सो विद दिस फ्रीडम, फ्रीडम हमें मिली, लेकिन उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने कहा ना, हम में बहुत ज़्यादा पार्टीशन हुआ, तो बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई, है ना, दोनों हिंदू मुस्लिम्स में, है ना, सिख भी मारे गए। तो जो भी ना पार्टीशन हुआ, तो उसमें अलोंग विद दैट पार्टीशन एक कैसे ना पेरिसाइड, पेरिसाइड मतलब किलिंग वंस ओन रिलेटिव्स, है ना। पेरिसाइड जो होता है, आप जब अपने रिलेटिव्स, जैसे इंडियंस, दे फॉट फॉर देयर फ्रीडम। अब इंडियन वर्सेस इंडियन ही हो गया, है ना, पार्टीशन के टाइम जब पाकिस्तान अलग बना, तो एक तरह से, है ना, एक तरह से पेरिसाइड हो गया, वी वर किलिंग वन अनदर। हम लोग को ब्रिटिशर्स को नहीं मार रहे थे, या जो कॉलोनियलिस्ट थे उनको नहीं मार रहे थे, बल्कि हम एक दूसरे की किलिंग कर रहे थे। तो फ्रीडम एंड पेरिसाइड की इसमें बात हुई है। तो ये जो चैप्टर है फ्रीडम एंड पेरिसाइड, ये बेसिकली कवर करता है ड्यूरेशन आपका जो डायरेक्ट एक्शन डे है ना, जब मुस्लिम लीग जिन्ना ये डिसाइड कर लेते हैं दैट वी विल हैव पाकिस्तान, और वो उसके लिए करते हैं कि, है ना, वी विल अनलीश रेन ऑफ टेरर, एक तरह से कर सकते हैं हम लोग, खून खराबे का सहारा लेंगे और हम इतना किलिंग करेंगे, स्टार्टिंग विद कैलकाटा एंड धीरे धीरे वो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड होगा, पंजाब तक जाएगा। हम इतना किलिंग करेंगे, जब तक इसको स्टॉप नहीं करेंगे, जब तक कि हमें जो हमारी डिमांड है, एक सेपरेट होमलैंड या नेशन फॉर मुस्लिम्स, नहीं मिल जाता है। तो 16 अगस्त 1946 को, है ना, मुस्लिम लीग गेव द कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन। तो उसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन डे, है ना, उसको सेलिब्रेट करते हैं। और जब फाइनली, जब ब्रिटिशर्स भी एकदम, है ना, पावरलेस हो जाते हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, गांधी हैं, वो सारे ऑप्शंस अपना लेते हैं, नेहरू हैं, पटेल हैं, है ना, और जो लोग हैं, जब व्हेन दे सी कि भाई मान ही नहीं रही मुस्लिम लीग वाले,
और ये खून खराबा तभी रुक सकता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान, है ना, दो अलग अलग नेशंस बनते हैं। सो ये जो है ना हमें आज़ादी मिलती है, फिर वो फाइनली 1947 में आज़ादी मिलती है, और उसी के साथ है ना 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है, और 15 अगस्त को एक तरह से कह सकते हैं इंडिया अपना फ्रीडम डे मनाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाता है, ठीक है। और फिर ये अगले 6 महीने का और कवर करती है इस चैप्टर में, टिल द टाइम गांधी की जब तक डेथ नहीं हो जाती है। सो 47 में आज़ादी मिलती है, उसके 6 महीने बाद है ना 30 जनवरी 1948 को व्हेन महात्मा गांधी इज इन दिल्ली, तो उसमें एक जैसा बुक में लिखा है, एक देयर इज अ ब्राह्मीण पर्सन फ्रॉम पुना, हिज नेम इज नाथुराम गोडसे। तो नाथुराम गोडसे है ना गांधी को शूट करते हैं, और उसी के साथ जो पहला चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये इसका टाइम जो क्रोनोलॉजी है ये सीक्वल है। तो नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर का, है ना, इसमें चैप्टर में अलग अलग सेक्शंस हैं। सो एक बाय है ना 1 बाय 1 वी विल कवर ऑल दी सेक्शंस। तो टोटल 4 इसमें सेक्शंस हैं, है ना, इस चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर को जब आप फर्स्ट में जब आप पहला पन्ना खोलते हैं, तो इस बुक के अंदर कोई भी पेज जब आप खोलते हैं ना, तो उसमें आपको 2 तरह के व्यूज़ मिलेंगे। एक व्यू थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होगा, और एक व्यू थोड़ा सा ना पेसिमिस्टिक होगा। तो आप कह सकते हैं ना दिस वर्सेस दैट काइंड ऑफ व्यू मिलेगा। तो पहला जो व्यू है इसके अंदर, वो जो फॉर्मर बिशप होते हैं कलकत्ता के, है ना, एक तरह से पादरी जो होते हैं कलकत्ता के 1915 में, वो एक व्यू रखते हैं। वो क्या व्यू रखते हैं? उनको ऐसा लगता है 1950 में खड़े होकर कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान को कभी आज़ादी मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ब्रिटिश राज का जो सूरज है वो डूबे। तो वो ये कहते हैं कि भाई आज, है ना, 1915 में खड़े होके ये सोचना भी एक तरह से इनकंसीवेबल है ना, हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि जो ब्रिटिश राज है उसको इंडियंस की कोई, है ना, खुद की नेटिव्स की कोई गवर्नमेंट उसको रिप्लेस कर सकती है आने वाले, है ना, नियर फ्यूचर के अंदर एटलीस्ट। और वो इसमें ये भी कहते हैं कि जो अगर हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिलती है, और अगर, है ना, ब्रिटिश इस देश को छोड़ते हैं, तो जैसे ही ब्रिटिश इस देश को छोड़ते हैं ना, एज सुन एज जो लास्ट ब्रिटिश सोल्जर है वो बॉम्बे से या कराची से सेल आउट कर जाता है, तो इंडिया जो कि, है ना, पीसफुल है ना, जिसमें प्रोग्रेस जो हमें देखने को मिली है ब्रिटिशर्स, थैंक्स टू द ब्रिटिशर्स, वो एक बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस बैटलफील्ड में लोग लड़ेंगे किसके बेसिस पे, किसके आधार पे? कहीं ना कहीं रिलीजन के आधार पे, और कह सकते हैं नेशन या रेस के आधार पे वो लोग लड़ेंगे। और जो ब्रिटिशर्स ने जो इस देश को एक पीसफुल और एक प्रोग्रेस जो दी है ना, वो एक सिविलाइजेशन दी है, वो सिविलाइजेशन रातों रात, है ना, खत्म हो जाएगी, है ना, जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ से जाते हैं। और जो बागडोर है इस देश की, इस सब कॉन्टिनेंट की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, साउथ एशिया की, वो यहाँ के लोकलाइट्स के हाथ में देते हैं या नेटिव्स के हाथ में देते हैं। तो ये तो एक व्यू है ना। अब ये कितना व्यू सही है, जब हम लुकिंग बैक, है ना, आज जब खड़े होकर देखते हैं तो व्यू कितना सही है, तो हम देखते हैं कि ये व्यू बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि भाई हम लोग वापस से, है ना, उल्टी गंगा बहने लग गई, हमने प्रोग्रेस छोड़ के हम उल्टे डायरेक्शन में चले गए, यहाँ अभी भी लोग लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बारिंग में भी पार्टीशन, वो भी पंजाब बॉर्डर के अलॉन्ग अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया में पीसफुली, है ना, सब कॉन्टिनेंट हमारा अभी तक सर्वाइव किया है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा व्यू जो है इसके अंदर, वो एक और ऑथर हैं लेनर्ड वुल्फ, है ना, उन्होंने 1967 में दिया है, यानी कि हमें आज़ादी मिले हुए 20 साल हो गए हैं। और 1967 में जो वर्जीनिया वुल्फ हैं, उनके जो हस्बैंड है लेनर्ड वुल्फ, है ना, वो एक व्यू रखते हैं, और वो व्यू थोड़ा सा प्रो इंडिया है ना। पहला वाला व्यू हमने देखा दैट इज अगेंस्ट दी लोकल्स या नेटिव्स, बट उनका जो व्यू है वो प्रो इंडिया है। और वो इसमें ये कहते हैं कि मैंने अभी कहा ना कि भाई इंडिया हैज सर्वाइव्ड, और जो एक पेसिमिस्टिक प्रोजेक्शन था वो सही नहीं हुआ, थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ, है ना, पार्टीशन हुआ, और एक लिमिटेड एक वायलेंस हुआ पंजाब बॉर्डर के अलॉन्ग, है ना, तो वो भी नहीं होता, है ना। वो ये कहते हैं, लेनर्ड वुल्फ कहते हैं वो भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर, तो वो इसमें ये कहते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स, है ना, हमने जो इंडियंस ने डिमांड किया 1900 में, 1900 में, वो ब्रिटिशर्स ने हमें 1920 में दिया। जो हमने 1920 में डिमांड किया वो उन्होंने हमें 1940 में दिया। और जो चीज़ हमने 1940 में दी, मांग की इंडियंस ने, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश राज जो गवर्नमेंट है, उन्होंने हमें 1947 में दी। तो ये जो डिले इन्होंने किया ना, लेनर्ड वुल्फ कहते हैं ये जो डिले किया ब्रिटिशर्स ने हर बार, अगर ये डिले नहीं करते और जब हमने डिमांड की तब हमें वो चीज़ मिल जाती, तो जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है और जिसमें पार्टीशन हुआ है ना,
किलिंग ऑफ वंस ओन रिलेटिव्स, पैरिसाइड हुआ है, ये नहीं होता है ना। ये सारी जो किलिंग्स, असैसिनेशंस हैं, दंगे फसाद हैं, ये नहीं होते अगर चीज़ें समय से होती, तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर बिल्कुल पीसफुल होता और हो सकता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन ही नहीं होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती इंडियंस के एंड पे नहीं है कि भाई उनके पास सिविलाइजेशन नहीं है या है ना वो एंटागोनिस्टिक रेसेस हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम वो किसके पाले में डाल रहे हैं, लेनर्ड वुल्फ डाल रहे हैं ब्रिटिशर्स के पाले के अंदर, की वो उनकी जो एक रिलक्टेंस था ट्रांसफर करने में पावर को, है ना, टाइमली, तो उसके कारण कहीं ना कहीं इतना ज्यादा किलिंग हुआ। और अगर वो टाइमली ट्रांसफर करते तो 90% किलिंग नहीं होता। हो सकता है कि इंडिया का इवन पॉसिबली विदाउट पार्टीशन की वो बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा एजेंडा, सेट हो गया है इसमें। और अब हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या है, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा इस वीडियो को देख के, आप चीज़ें है ना बहुत फास्ट कवर कर पाएंगे। सो मैंने जो मेरे नोट्स हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें वेरी फर्स्ट जो शुरू होता है कि भाई हमें आज़ादी मिलती है 1947 में, फ्रीडम हमें 15 अगस्त 1947 को मिलती है। एंड वी आर सेलिब्रेटिंग, हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है हम लोग हर साल 15 अगस्त को बनाते हैं। बट आप देखेंगे फर्स्ट जो सेक्शन है चैप्टर 1 में, उसमें ये बता रहे हैं कि हमने हमारा पहला जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को नहीं बनाया है 1947 में। हमने हमारा जो पहला इंडिपेंडेंस डे था वो मनाया था 26 जनवरी 1930 को मनाया है। 26 जनवरी 1930 को हमने फर्स्ट अपना जो पूर्ण स्वराज है एक तरह से, है ना, हमने डिक्लेयर किया था। ये इसमें एक तरह से बताते हैं इसके अंदर। और क्या रीज़न है इसके पीछे, जो कांग्रेस का जो हर साल सेशन होता था, तो लाहौर जो सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें नेहरू वॉज दी प्रेसिडेंट, है ना, एक यंग चेहरा है ना प्रोजेक्ट कर रही है कांग्रेस, और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को, पंडित नेहरू को आगे लेके आती है और वो प्रिसाइड करते हैं इस पूरे लाहौर सेशन में। और ये एक पूर्ण स्वराज, है ना, टोटल इंडिपेंडेंस है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, क्या चाहिए हमें, पूर्ण स्वराज चाहिए। वो रेजोल्यूशन कांग्रेस पास करती है 19 दिसंबर 1929 को नेहरू की अध्यक्षता में। और हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो आने वाला 26 जनवरी है ना, जो लास्ट संडे होगा जनवरी का, उसको हम लोग हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। पहला इंडिपेंडेंस डे हम लोग कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1930 को। और उसके बाद हर साल कांग्रेस, जो प्रो कांग्रेस लोग हैं या जो लीडर्स हैं या लोग हैं, वो हर साल दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, है ना, सिंबॉलिकली। हमें आज़ादी तो नहीं मिली, लेकिन हमने एक तरह से, है ना, मोमेंटम बनाना शुरू कर दी, एक तरह से डेडलाइन दे दी ब्रिटिशर्स को कि नहीं, हमने ना वी वांट टोटल इंडिपेंडेंस, और सिंबॉलिकली हम लोग 26 जनवरी को हर साल अपना इंडिपेंडेंस मनाएंगे। तो एक तरह से हमने 17 साल पहले ही हमारा इंडिपेंडेंस बना लिया था 15 अगस्त से, है ना, 1947 से पहले। ठीक है, अब हम बना इंडिपेंडेंस 26 जनवरी को रहे, लेकिन समाओ हमें आज़ादी मिलती है 15 अगस्त को। तो अब हम देखते हैं ना, हम लोग फिर क्या करते हैं कि जब हमें आज़ादी मिलती है तो 15 अगस्त को मिल गई, तो हम 26 जनवरी चूंकि इंडिपेंडेंस डे बना रहे थे, तो उसको हम रिपब्लिक डे में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज व्हेन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है। ठीक है, तो वो एक अनदर वीडियो में डिस्कस होंगी वो चीज़ें। 15 अगस्त को हम लोग, है ना, हम आज़ादी मनाते हैं अब, ना कि 26 जनवरी को। तो उसके पीछे क्या कारण है वो भी इसमें इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के अंदर दिया हुआ है कि, है ना, जैसे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये हमारा एक राइट है कि हम लोग को आज़ादी मिलनी चाहिए, और 26 जनवरी 1930 को हम लोग हर साल एक तरह से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ये रेजोल्यूशन कांग्रेस ने पास कर दिया है। तो पूरे इंडिया में, है ना, विलेजेस में, टाउन्स में लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, है ना, वो जो इंडिपेंडेंस जो उन्होंने, है ना, एक तरह से डिक्लेयर कर दिया, उसको वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी से इसमें दिया हुआ है कि, और ये जो चीज़ें हैं, है ना, लोगों का जमघट लग रहा है, मेहमत गैदरिंग्स हो रही हैं कलकत्ता में, बॉम्बे में, और जो छोटे छोटे जो टाउन्स हैं उसमें भी, है ना, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 30 जनवरी को, सॉरी 26 जनवरी को 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे। और लेकिन हमें आज़ादी फाइनली, है ना, हमें 15 अगस्त को दे देते हैं ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स हमें 15 अगस्त को आज़ादी देते हैं। उसके पीछे जो कारण है वो इंडियन रीज़न नहीं है ना, वो हमारी डिमांड का रिजल्ट नहीं है, बल्कि वो ब्रिटिशर्स का थॉट प्रोसेस है। तो इस बुक में ये भी दिया हुआ है कि क्यों 15 अगस्त को एज ए इंडिपेंडेंस, है ना, क्यों ब्रिटिशर्स ने उसको, है ना, ट्रांसफर पावर के लिए वो डेट चूज किया। तो वो तारीख है जब
जो अलाइड फोर्सेस हैं उनके सामने जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापानीज ने जब घुटने टेके, है ना, सरेंडर किया, तो वो उन्होंने 15 अगस्त 1945 को किया। तो 15 अगस्त को एक तरह से कमोमोरेट करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, जिनका बहुत ही, है ना, इंपॉर्टेंट रोल रहता है फोर्सेस को लीड करने में, वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम जो ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे ना, ऐसी डेट को करेंगे जो, है ना, इंपीरियल प्राइड को रिफ्लेक्ट करता है। सो हमें फाइनली फ्रीडम कब मिलती है? जिस तारीख को जापान ने सरेंडर किया था 1945 में, दैट इज 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को एक तरह से इसमें ये लिखा हुआ है कि हमें आज़ादी मिलती है, और वो जो आज़ादी हमें मिलती है वो कहीं ना कहीं इंपीरियल प्राइड का एक तरह से सूचक है, ना कि वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का है, क्योंकि वो अपनी जो विक्ट्री है जापान के ऊपर, है ना, उसको वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं ना, उसको एक तरह से हमेशा हमेशा के लिए अमर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिल जाती, तो इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे आ रहे थे, तो उसको हम फिर हम अपना रिपब्लिक डे में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, और हम लोग हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 47 में 15 अगस्त को। अब जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, है ना, देयर वर एस्ट्रोलॉजर्स, उनका ये मानना था कि ये जो तारीख है 15 अगस्त, ये समहाउ अशुभ है, इनऑस्पिशियस डेट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इससे, क्या, है ना, एक तरह से करते हैं ना कि भाई ये शुभ है अशुभ है, तो इसका क्या तोड़ है? तो दे से कि हम लोग 14 तारीख को सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे, है ना, 1 घंटा पहले। तो 11 बजे 11 PM 14 अगस्त को हम अपने जो सेलिब्रेशन है इंडिपेंडेंस डे के, वो शुरू कर देते हैं एक तरह से असेंबली के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, या जो हमारा, है ना, उस टाइम मेक शिफ्ट जो हमारी पार्लियामेंट है, और उसमें सेलिब्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से 14 अशुभ है, 15 अशुभ है, तो 14 को हमने शुरू कर दिया रात को 11 बजे। और ये जो सेलिब्रेशंस होते हैं ये कैसे शुरू होते हैं, है ना, वंदे मातरम सिंग किया जाता है असेंबली के अंदर। और वंदे मातरम जो आजकल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है ना, कि, है ना, गवर्नमेंट ने इवन वंदे मातरम के ऊपर विंटर सेशन जो चल रहा है उसमें एक डिबेट भी रखा है ना, बीजेपी कांग्रेस के बीच में, है ना, ये भी चल रहा है कि भाई, है ना, कौन ज्यादा नेशनलिस्ट है, और, है ना, कौन ज्यादा वंदे मातरम को रिस्पेक्ट करता है। तो वी विल नॉट गो इनटू दैट कंट्रोवर्सी। तो जब सेशन शुरू होता है 11 बजे, है ना, 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस को लेके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो पहला, है ना, वंदे मातरम सिंग किया जाता है, और उसके बाद फिर अलग अलग जो लीडर्स हैं ना, वो अपने अपने स्पीचेस उसके अंदर देते हैं। ठीक है, जैसे चौधरी खलीक जमन देते हैं जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वो अपना स्पीच देते हैं। और फाइनली इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू की बारी आती है लास्ट में, और वो अपना स्पीच देते हैं। और जवाहरलाल नेहरू का तो फेमस स्पीच है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो रॉन्डेवू विद डेस्टिनी, या जो मीटिंग है विद डेस्टिनी, वो अपना आखिरी में स्पीच देते हैं इसमें नेहरू। और उसमें वो बात करते हैं कि भाई, है ना, अभी हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन, है ना, सब्सटेंशियली मिल गई, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिली है, तब तक नहीं मिलेगी जब तक हर व्यक्ति की, जो व्यक्ति है उसकी आंख में जो आंसू है वो, है ना, खत्म नहीं हो जाता है। तो ट्विस्ट विद डेस्टिनी के साथ ये स्पीचेस वगैरह चलते हैं, और फिर लास्ट में फाइनली, है ना, ये एक तरह से हम लोग एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, सेड नेहरू। ठीक है, सो दिस वाज अ मोमेंट विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, व्हेन एन एज एंड्स एंड व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड्स अटरेंस। तो ये वो फेमस स्पीच है नेहरू का। ठीक है, और ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि इंडिया में कोई, फिर ये हो गया 15 अगस्त को ना, रात को ये चीज़ें हो गई हैं अर्ली इन द मॉर्निंग ना, 14 की और 15 की रात को। अब नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे अब स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा। ठीक है, तो ये मिडनाइट सेशन हो गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अब अगले दिन क्या होगा कि भाई अब हमें सरकार बनानी है, तो नेहरू जो हैं वो लिस्ट सबमिट करेंगे गवर्नर जनरल को, ना, लॉर्ड माउंटबेटन को। तो जब वो लिस्ट देने जाएंगे तो उसमें गुफअप हो जाएगा ना, एक तरह से गलती हो जाएगी। तो इसमें बुक में लिखा है कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट ओकेजन हो, वो बिना किसी गुफअप के, है ना, बिना किसी गड़बड़ शड़बड़ के पूरा हो ही नहीं सकता। नो इवेंट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस इन इंडिया इज कंप्लीट विदाउट अ गुफअप। तो वो जब अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट देने जा रहे होते हैं नेहरू, है ना, वो और 13 मिनिस्टर्स और होते हैं उनके साथ, तो टोटल 14। तो वो जो एनवलप लेके जाते हैं, तो एनवलप में लिस्ट तो होती ही नहीं है ना, वो खाली एनवलप लेके चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाय द टाइम स्वेरिंग इन सेरेमनी शुरू होती है, तब तक ये गलती पकड़ में आ जाती है। और फाइनली वो जो मिसिंग पेपर है, जिसपे जो, है ना, इंडिया की जो फर्स्ट जो कैबिनेट बनेगा इंडिया का, आज़ाद भारत का, वो जो नाम है, वो जो पेपर है, वो फाइनली मिल जाता है
टाइमली मिल जाता है, तो इसीलिए उसको कहना माइनर गुफअप है। लेकिन ऐसी गलतियां हो जाती हैं जोश में, आज़ादी के जोश में खाली इन्होंने लेके चले गए वो, ठीक है। तो इसमें यही दिया हुआ है कि जो पहली जो सरकार बनेगा, पहला कैबिनेट बनेगा इंडिया में, वो ठीक है कांग्रेस के हैं, नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस से हैं, और बाहर से गांधी का तो सपोर्ट है ही एक तरह से, लेकिन फिर भी इस कैबिनेट, ये एक इंक्लूसिव कैबिनेट बनेगा ना, इसमें ना भारत के एक आपको कह सकते हैं इंक्लूसिविटी, इगैलिटेरियनिज्म देखने को मिलेगा। तो टोटल 14 मेंबर हैं, 1 इज द पीएम एंड 13 आर मिनिस्टर्स। इसमें 3 नॉन कांग्रेस मेंबर भी रहेंगे इस कैबिनेट के अंदर। तो 13 जो मिनिस्टर हैं उसमें 3 मिनिस्टर वो हैं जो कांग्रेस के एक तरह से राइवल्स हैं, कांग्रेस के धुर विरोधी हैं, है ना, धुर विरोधी हैं, एकदम कट्टर उसके विरोधी हैं। वो लोग भी, है ना, नेहरू उनको भी अपने साथ इस कैबिनेट में रखते हैं गांधी जी के कहने पे, क्योंकि गांधी जी का ये मानना है कि भाई जो आज़ादी है वो सिर्फ कांग्रेस को नहीं मिली है, वो हिंदुस्तानियों को मिली है, ठीक है। तो जो लोग मेरिटोरियस हैं, जो लोग एबल हैं, उन सब लोगों को हम लोग इस कैबिनेट में रखेंगे, ना कि सिर्फ उन लोगों को जो कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं। तो 3 जो नॉन कांग्रेस, है ना, जो राइवल्स हैं कांग्रेस के, वो इनमें एक आर.के. शानमुखम चेट्टी इसके मेंबर बनते हैं, बी.आर. आम्बेडकर, है ना, वी वेरी वेल नो, वो इसके मेंबर बनते हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, हिंदू महासभा के, वो कैबिनेट के मेंबर बनते हैं, ठीक है। और ये जो कैबिनेट बनता है ये बहुत ही, मैंने कहा ना, एक तरह से इंक्लूसिव है। क्यों इंक्लूसिव है? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ना डिफरेंट नॉन कांग्रेस मेंबर्स भी इसके मेंबर बनते हैं, प्लस इसमें सभी रिलीजन के लोगों को, है ना, इसमें जगह मिलती है। तो 5 रिलीजन के इसमें लोग इसमें मेंबर बनते हैं, 13 जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और प्लस ना 1 प्राइम मिनिस्टर। और इसमें इवन वो लोग जो एथिस्ट हैं, है ना, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, इवन ऐसे लोगों को भी इस कैबिनेट में जगह दी जाती है। कपल ऑफ एथिस्ट भी होते हैं इसके अंदर। हिंदुस्तान के सारे एरियाज, है ना, पार्ट से लोग इसका मेंबर बनते हैं। इवन उसमें एक महिला को भी जगह मिलती है, राजकुमारी अमृत कौर, है ना, वो एकमात्र महिला होती है इस कैबिनेट में, उनको जगह मिलती है। और 2 दलित या अनटचेबल्स को भी इसमें जगह मिलती है। 1 इज, एज यू नो, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, जो आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस एक और है दलित बाबू जगजीवन राम, है ना, उनको इसमें जगह मिलती है। तो एक तरह से एक इंक्लूसिव हमारा जो बनता है एक फर्स्ट कैबिनेट, बहुत ही इंक्लूसिव बनता है। तो वही इसके अंदर दिया हुआ है, देयर वाज अ वुमन, राजकुमारी अमृत कौर, एज वेल एज 2 अनटचेबल्स। तो पहला जो आइटम है 15 अगस्त को, वो स्वेरिंग सेरेमनी जो है लॉर्ड माउंटबेटन, गवर्नर जनरल हैं जो, वो होगी। और वो अब चूंकि भारत आज़ाद हो गया है, तो एक दिन पहले तक वो वाइस रॉय थे, अब वो क्या बन गए, है ना, गवर्नर जनरल बन गए हैं, यही इस किताब में लिखा हुआ है। और फिर मिनट बाय मिनट पूरा प्रोग्राम है कि भाई, है ना, इतने बजे स्वेरिंग सेरेमनी होगा, इतने बजे, है ना, सल्यूट किया जाएगा गवर्नर को, फिर वो गाड़ी आएगी, फ्लैग सेरेमनी होगा, है ना, पटाखे बजाए जाएंगे, और फिर खाना शाना होगा, रात को डिनर होगा, है ना, 10-15 पे रिसेप्शन होगा गवर्नमेंट हाउस में। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। तो अब जैसे भारत को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त को, तो एक सेलिब्रेटरी मूड है ना, जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है वो हमारा फाइनली पूरा होता है, जो हमने रेजोल्यूशन लिया है, और पूरे देश में एक खुशी का माहौल है ना, हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिली है, तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग, बॉम्बे में, कलकत्ता में, बनारस में, है ना, हर जगह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, झंडे, है ना, लोग लहरा रहे हैं। तो इसी में ये भी लिखा हुआ है कि बनारस में भी, है ना, झंडा फहराया जाता है एक मंदिर के अंदर, और वो झंडा कौन फहराता है? एक मुस्लिम व्यक्ति फहराता है। सो एट अ टेम्पल इन द हिंदू होली टाउन ऑफ बनारस, द नेशनल फ्लैग वाज अनफोल्ड बाय सिग्निफिकेंटली ए मुस्लिम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। शिलोंग में, है ना, लोग झंडा फहरा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, है ना, एक साथ झंडा फहरा रहे हैं, एक तरह से, है ना, हमारी जो एक तरह से यूनिटी है उसका सूचक है वो, और चीज़ें बड़े ही, है ना, ढंग से हो रही हैं। तो इसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। कलकत्ता, जो कि इंडिया का मोस्ट, उस टाइम में मोस्ट, एक तरह से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी है, वो भी, है ना, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। और हिंदुस्तान में जहाँ, है ना, हमेशा कपड़े की शॉर्टेज रहती है ना, लोगों को तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं है, उस दिन लोगों के पास बहुत कपड़े हैं ना, झंडे के फॉर्म में। यू कैन सी कि हर घर पे, हर बिल्डिंग पे, हर साइकिल पे, है ना, हर व्यक्ति, हर बच्चे के हाथ में झंडा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इस बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गांधी क्या कर रहे हैं उस टाइम, है ना। गांधी की हम लोग कभी भी नहीं सुनते हैं। हम ट्रिस्ट टू डेस्टिनी की बात करते हैं, हम अलग अलग स्पीचेस की बात करते हैं, हमारे सामने अलग अलग फोटोज होती हैं जिसमें लोग झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन ये हम लोग कभी भी नहीं पढ़ते एनसीईआरटी में या किसी भी किताब में कि गांधी ने कोई स्पीच दिया हो या गांधी का कोई झंडा फहराते हुए उस दिन का फोटो हुआ। तो गांधी कहाँ है जब ये सब कुछ हो रहा है 15 अगस्त को? वेयर इज गांधी? तो इस बुक में ये दिया हुआ है कि गांधी जो हैं, है ना, जब इंडिया को आज़ादी मिलती 1947 में, बाय दैट टाइम गांधी इज
77 ईयर्स ओल्ड, है ना, गांधी 77 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। और जैसे बाकी पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, गांधी सेलिब्रेट नहीं कर रहे ना। गांधी बहुत ही दुखी है मन में, और गांधी दिल्ली में ना होके गांधी कहाँ है उस टाइम, कैलकाटा में है ना। और वो क्या कर रहे हैं, वो 24 घंटे की भूख हड़ताल पे हैं या उपवास पे हैं उस दिन। और एज यूजुअल गांधी, है ना, प्रे कर रहे हैं और उपवास रख रहे हैं 24 घंटे का। और क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आजादी तो मिली लेकिन उसी के साथ हमें खून खराबा मिला। तो हिंदू मुस्लिम्स की जो किलिंग शुरू होती हैं कैलकाटा के अंदर, उन किलिंग्स के चलते, है ना, गांधी दिल्ली छोड़ के कहाँ रह रहे हैं उस टाइम, कैलकाटा में रह रहे हैं, बेलिया घाटा में रह रहे हैं, एक, है ना, एक बेलिया घाटा नाम की जगह पे रह रहे हैं। और वो रिजॉइस नहीं कर रहे, खुशी नहीं मना रहे हैं भारत की आज़ादी मिलने की। वो जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं, फेस्टिविटीज हो रही हैं, उसका पार्ट नहीं है। ना गांधी कोई मैसेज देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज देते हैं, ना कोई स्पीच देते हैं। बीबीसी वाले उनके पीछे पीछे भागते हैं कि भाई आप हमें जो भी बोलोगे ना, हम उनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करेंगे, पूरी दुनिया में आपका मैसेज पहुंचाएंगे। लेकिन गांधी फिर भी नहीं मानते हैं। तो गांधी कहाँ है उस टाइम, जैसा मैंने कहा कैलकाटा में है। वो किसी सेलिब्रेशन का या फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी का पार्ट नहीं है, रादर वो सैड हैं, है ना। उनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे, तो वो कहते हैं कि यहाँ तो लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं हिंदुस्तान में, और आपको सेलिब्रेशंस की पड़ी है, ठीक है। और वो 24 घंटे की एक तरह से भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो खून खराब आ रहा है हिंदू मुस्लिम्स के बीच में वो रुके। और ऐसा होता भी है ना। गांधी का जो मॉरल प्रेजेंस है ना, फिजिकल और मॉरल जो प्रेजेंस है कैलकाटा के अंदर, उसके चलते जो दंगे भड़क रहे होते थे, है ना, बुरी तरीके से किलिंग्स चल रही होती, वो एकदम से रुक जाती हैं गांधी के प्रेजेंस के कारण। ये तो यही इस किताब में दिया हुआ है कि विद फ्रीडम केम पार्टीशन। और इस पार्टीशन के चलते हुए, है ना, बहुत ज्यादा खून खराबा होता है। और ये पार्टीशन जो है ना, ये ऑलमोस्ट आपको याद होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डायरेक्ट एक्शन डे का जो कॉल देती है मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को, तो पिछले 12 महीने से ये खून खराबा चल रहा होता है। और ये खून खराबा तभी रुकता है एक तरह से, है ना, अभी तक भी चल रहा है। पार्टीशन हो गया तो एक नया खून खराबा शुरू हो गया है। तो ये उसका रिजल्ट है ना। पिछले 12 महीने से जो मुस्लिम लीग ने जो एक कॉल दिया था कि हमें सेपरेट, है ना, होमलैंड चाहिए मुस्लिम्स के लिए, उसके चलते ये खून खराबा हो रहा है। फाइनली पार्टीशन हो रहा है तो खून खराबा और ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो दिस वायलेंस बिगेन ऑन 16 अगस्त 1946, कैलकाटा से शुरू होता है मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे के कॉल के कारण। और फिर ये धीरे धीरे पूरे बंगाल में फैलता है, और बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी, और यूपी से फिर फाइनली पंजाब पहुंच जाता है ये खून खराबा। और पंजाब में तो जम के खून खराबा होता है, हम लोग जानते हैं। और पार्टीशन होता है तो और ज्यादा लोग ना माइग्रेट करते हैं इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से, है ना, इंडिया आ रहे हैं, जो सिख हैं, जो हिंदू हैं। और इंडिया से जो मुस्लिम्स हैं वो उस बॉर्डर की दूसरी तरफ जा रहे हैं। ट्रेनें, है ना, हम लोग मूवीज देखते हैं तो वो पूरा खून खराबा एक तरह से, है ना, डायरेक्ट एक्शन डे से शुरू होता है, वो पार्टीशन के बाद भी कंटिन्यू रहता है। तो यही इस किताब में दिया हुआ है ना। गांधी इज नॉट रिजॉइसिंग, ही इज मिसिंग फ्रॉम दिल्ली। और गांधी जी से कोई संदेश नहीं है, वो जो खून खराबा है उसको रोकने के लिए वो बैठे हैं कैलकाटा के अंदर, ठीक है। तो यही इसमें दिया हुआ है। और एक, है ना, कोई कुछ करता है कैलकाटा में तो उसका रिटेलिएशन होता है बिहार में, फिर उसका रिटेलिएशन होता है कहीं और, है ना। ऐसे करते करते ये पूरे देश में ये जो, है ना, एक तरह से दंगे हैं भड़क जाते हैं। और, है ना, गांधी ने सोच लिया था कि भाई ठीक है, बाकी लोग तो कह रहे हैं कि, है ना, चुपचाप देख रहे हैं दंगे, लेकिन वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, विटनेस नहीं करेंगे वायलेंस को। और ऑल दो वो 77 ईयर ओल्ड हैं, फिर भी, है ना, वो निकलेंगे, है ना, लोगों को समझाएंगे, लोगों को शांत करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो खून खराबा है इसकी जेनेसिस जो है वो जिन्ना, और जो उनकी जो डिमांड है कि हिंदू और मुस्लिम, है ना, वो एक छत के नीचे रह ही नहीं सकते। दे आर टू सेपरेट नेशंस, है ना, दो अलग अलग राष्ट्र हैं वो अपने आप में। एक एक पूरब है तो एक पश्चिम है ना। दोनों की खान पीन अलग है, दोनों का सोचना, वर्ल्ड व्यू अलग है ना। वो एक छत के नीचे रह ही नहीं सकते। तो यही इस किताब में दिया हुआ है। उसके जो टू नेशन थियरी है उसके चलते हुए सेपरेट होमलैंड बनता है पाकिस्तान, है ना, फॉर दोज, है ना, जो मुस्लिम जो टू नेशन थियरी को सपोर्ट करते हैं। तो जिन्ना, लाइक नेहरू गांधी, वो भी एक लॉयर हैं, स्मार्ट लॉयर हैं, वो भी कांग्रेस का हिस्सा रह चुके हैं पास्ट के अंदर। फिर उनके मतभेद होते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। एंड ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, जो ब्रिटिशर्स को फोर्स करने के लिए, पार्टीशन के लिए ये चीजें शुरू करते हैं। और गांधी इस पूरे वायलेंस को रोकने की कोशिश करते हैं। वो बंगाल में घूमते हैं, है ना, बिहार में घूमते हैं, दिल्ली में घूमते हैं। और, है ना, जिस दिन भारत को आज़ादी मिलती है उस दिन वो एक तरह से प्रे कर रहे हैं, है ना, फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास पे हैं 24 घंटे के।
और सडनली वायलेंस रुक जाता है और देयर इज ए ना भाई जो इंटरमिंगलिंग है, लोगों का मिक्सचर है हिंदू मुस्लिम्स का, वो शुरू हो जाता है। और 15 अगस्त को, है ना, बड़ी आश्चर्यजनक बात है, 15 अगस्त को जिसमें इतनी ज्यादा मारकाट थी वो पीसफुल रहता है क्योंकि गांधी जी वहां पे प्रेजेंट है। तो सडनली वायलेंस स्टॉप्स एंड स्पॉन्टेनियस जो इंटरमिंगलिंग है हिंदूज मुस्लिम्स का वो होता है। तो इस बुक में ये भी दिया हुआ है कि ये जब चीजें हो रही हैं तो इसमें दो सिटीज की बात हो रही है, एक है कैलकाटा और एक लाहौर। लाहौर, कैलकाटा को तो क्लियर हो गया कि वो इंडिया का हिस्सा बनेगा, लेकिन लाहौर को लेके अभी भी क्लैरिटी नहीं है ना। लाहौर जो है, कैलकाटा इंडिया को मिलेगा, लाहौर फाइनली पाकिस्तान में जाएगा। तो अगर हम बात करें तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं लाहौर और कैलकाटा में। लाहौर जो पंजाब प्रोविंस का पार्ट है, दोनों ही मल्टी रिलीजियस हैं और दोनों ही मल्टी कल्चरल हैं, है ना। कैलकाटा में मुस्लिम्स भी रहते हैं और हिंदूज भी रहते हैं, लाहौर में मुस्लिम्स भी रहते हैं और हिंदूज भी रहते हैं, और प्लस एक जो सिख हैं, तीसरा जो एक टांग है स्टूल का, वो भी वहां पे है। तो 3 कम्युनिटीज वहां पे रहती हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि जो पूरा जो पार्टीशन होता है, तो जो खून खराबा होता है पार्टीशन के बाद, वो आपको कैलकाटा या बंगाल बॉर्डर के अलोंग नहीं मिलेगा, वो पंजाब बॉर्डर के अलोंग मिलेगा। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण बहुत सिंपल है कि बंगाल जो बाउंड्री कमीशन है ना, जो रेड क्लिफ जो कमीशन है ना, रेड क्लिफ को ये टास्क दिया जाता है इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे का, ना लाइन कहाँ से गुजरेगी। तो रेड क्लिफ जो अपना जो अवार्ड है उन्होंने तैयार कर दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स अनाउंस नहीं करते हैं। तो बंगाल के केस में तो इंडिपेंडेंस से पहले ही अनाउंस हो जाता है और लोगों को एक जनरल, है ना, आइडिया हो जाता है कि भाई, है ना, पार्टीशन होके रहेगा बंगाल का। तो लोग धीरे धीरे जो हिंदू हैं, बंगाली हिंदूज हैं, वो शिफ्ट कर लेते हैं कैलकाटा में, अपना प्रॉपर्टी बेच के बांग्लादेश में, ढाका में, और वो कैलकाटा शिफ्ट हो जाते हैं। तो बाय द टाइम पार्टीशन होता है तो कोई ऐसा माइग्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ से बांग्लादेश, बांग्लादेश से, है ना, वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ इतना किलिंग नहीं मिलेगा आपको। लेकिन पंजाब के केस में जो बाउंड्री कमीशन है ना, उसका जो अवार्ड है वो डिक्लेयर होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड, लोगों को झटका लगता है ना। लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं लाहौर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा, कहीं ना कहीं जो पंजाब प्रोविंस है उसका या इंडिया का जो बंटवारा है वो बंटवारा नहीं होगा। तो पीपल आर नॉट रेडी। और जैसे ही बंटवारा होता है, पार्टीशन हो जाता है इंडिया का, और जैसे ही ये अवार्ड डिक्लेयर होता है कि भाई जो लाहौर है वो पाकिस्तान में रहेगा, है ना, और बाउंड्री इस प्रकार से गुजरेगी पंजाब प्रोविंस में, तो लोग में हड़कंप मचता है ना। लोग जो मुस्लिम्स हैं वो इंडिया से वो पाकिस्तान की तरफ भागते हैं अपना सामान वगैरह लेके, और जो लाहौर में या पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं, सिख हैं, वो वहां से अपना सामान लेके भागते हैं। सो दे आर टोटली अनप्रिपेयर्ड। इस सब चीजों के चलते इतना ज्यादा, है ना, अस्त व्यस्तता होती है, और ये जो किलिंग है ना, वो सब चीजें वहां पे होती हैं। हम अगर बात करें तो बंगाल में, कैलकाटा में किलिंग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पंजाब है वहां पे यूनियनिस्ट पार्टी पावर में है, और वो जमींदारों की पार्टी है, और उसमें जो जमींदार है वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी और सिख भी हैं। उन लोगों के चलते हुए वहां पे एक तरह की पीस है ना। 1947 में मार्च में उनको, है ना, मुस्लिम लीग और ये उनके पीछे पड़ के उनको निकाल देते हैं, और बाय में पंजाब में भी पूरा एक, है ना, वायलेंस, है ना, वो निकल पड़ता है और एपिसेंटर बन जाता है वायलेंस का पंजाब, ठीक है। जो कहीं ना कहीं सिर्फ आप कलकत्ता में देख रहे थे या बंगाल में देख रहे थे या बिहार में देख रहे थे, अब वो पंजाब में वो जो आग है ना, वो आग कम्युनल जो वायलेंस है वो फैल जाता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पहले कंट्रोल में था। सो इसमें यही दिया हुआ है कि जो बाउंड्री कमीशन है उन्होंने जो है एक तरह से जो रेड क्लिफ है ना, उनको इंडिया का कोई आइडिया नहीं है ना। ब्रिटिशर्स ये सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ये काम दिया जाए इंडिया पाकिस्तान को बंटवारा करने का, जो कि यहाँ पे जिसने काम नहीं किया हुआ हिंदुस्तान में, है ना, जिसको कोई आइडिया नहीं यहाँ का। तो उसका फायदा ये होगा कि वो एक तरह से बायस्ड नहीं होगा, है ना, अनबायस्ड होगा। उसका नुकसान ये है कि उसको पता ही नहीं है कि नानकाना साहिब है जो सिख लोगों के लिए सेक्रेड है, उसको इंडिया में होना चाहिए और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में दे देते हैं ना। इस तरह के जो गलतियां हैं, वो बहुत सारी गलतियां ऐसे करते हैं ना, गाँव के बीच में से वो बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं, लोगों को रातों रात डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है, ना उनके पास डेटा है, जो जो रेड क्लिफ हैं जिनको ये काम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो इनकी जो पूरा तरीका था डिवाइड करने का, इस सब चीज़ों के चलते हुए, है ना, ये खून खराबा होता है। और कहीं ना कहीं हम लोग पार्टीशन के बाद पंजाब में खून खराबा इसलिए देखते हैं क्योंकि पंजाब का जो डिवाइडेशन है ना, वार्ड है, वो पोस्टपोन कर देते हैं ब्रिटिशर्स, वो उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं, और उसको 16 अगस्त को डिक्लेयर करते हैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन चुके हैं। और लाहौर को जो है वो फाइनली पाकिस्तान को अलॉट हो जाता है इसके अंदर, है ना। लोग कहीं ना कहीं तैयार नहीं होते हैं, और लोगों के जो रूट्स हैं वो लाहौर में होते हैं, वहाँ के लोगों के, है ना, जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, जो मर्चेंट कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती हैं, और इस सब चीज़ों के चलते हुए वायलेंस होता है, और एक डोमिनो इफेक्ट होता है इसके अंदर, ठीक है।
तो यही इसमें दिया हुआ है कि पंजाब बिकेम द एपिसेंटर ऑफ वायलेंस बाय मई 1947। और कलकत्ता वाले जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपना माइंड बना लिया था कि भाई है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन होना है, और वो धीरे धीरे करके अपना इंडिपेंडेंस डे से पहले ही कलकत्ता में अपना जम जाते हैं, रिलोकेट कर लेते हैं और अपनी सारी एसेट्स बेच चुके होते हैं। पंजाब के केस में ना पीपल आर लीस्ट प्रिपेयर्ड पार्टीशन के लिए, और वो ये चाहते हैं कि पार्टीशन नहीं हो, कहीं ना कहीं है ना इसमें जो है सडन जो पार्टीशन होता है उसके कारण ये सब किलिंग्स होती हैं। यही इसमें दिया हुआ है पूरे है ना इस चैप्टर के अंदर। रेड क्लिफ की बात हो रही है, जो बाउंड्री कमीशन है ना, जिनको ये टास्क है ना दिया जाता है, और 16 अगस्त को बाउंड्री अवार्ड डिक्लेयर होता है पंजाब के केस में। और द अवार्ड जो है वो हिंदूज़ को भी है ना गुस्सा आता है ना, मुस्लिम्स को भी आता है। और इसमें है ना गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है वो पाकिस्तान में जाना चाहिए था, लेकिन वो इंडिया में चला गया। मुस्लिम इससे गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। और मुझसे किस लिए गुस्सा हो जाते हैं कि जो नानकाना साहिब है ना, जो एक तरह से बर्थ प्लेस है गुरु नानक की, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में चली जाती, कहीं ना कहीं उसको इंडियन पंजाब में आना चाहिए था। तो ये है ना सब गलतियों के कारण है ना दंगे भड़कते हैं। और यही इसमें पूरा दिया हुआ है कि जो जिस तरह का खून खराबा होता है वो ऐसा खून खराबा होता है कि जैसे है ना प्री मिडिवल टाइम्स का खून खराबा, सेवेजरी आपको उसमें देखने को मिलती हैं। ट्रेनें की ट्रेनें आ रही हैं जिसमें है ना लोगों की लाशें आ रही हैं कटी हुई, है ना, और कैसे लोग एक है ना कई किलोमीटर की लाइन लगी हुई है ना, लोग बुलक कार्ट में जो भी सामान है उसको लाद करके ले जा रहे हैं। और है ना कैसे है ना हिंदू और ये कैसे जो लोग हैं वो घूम रहे हैं हाथ में तलवारें लेके, और है ना बुलक कार्ट हैं, ट्रेन्स हैं, रेफ्यूजीज हैं, मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज हैं, वो इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उस दिन जब ये किलिंग हो रही है तो आप देखेंगे कि जो जो एक बड़ा अच्छा इसमें चीज दिया हुआ है कि एक तरफ तो गांधी जी का रिस्पॉन्स है, जब किलिंग होता है 15 अगस्त को तो इज नॉट सेलिब्रेटिंग, वो कहाँ है कलकत्ता में लोगों को शांत कर रहे हैं। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना का जो रिएक्शन है, बड़ा अजीब सा विचित्र रिएक्शन है, वो कराची में होते हैं, और लाहौर में जब ये खून खराबा होता है वो सिर्फ एक बार जाते हैं, ठीक है। और वो भी वो एक तरह से है ना एक पर्दा ओढ़ के जाते हैं, छुपते छुपाते जाते हैं ना, पब्लिक के सामने नहीं जाते। उनको ये डर होता है कि उन्होंने पाकिस्तान मांग तो लिया, लेकिन पाकिस्तान जो उनको मिला है ना, वो उसमें इतना ज्यादा लोग उससे खफा हैं पार्टीशन के चलते हुए है ना, और खून खराबे के चलते हुए, कि कहीं लोग उनके पीछे नहीं पड़ जाएं, ठीक है। तो यही इसमें दिया हुआ है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो तो है ना आराम से कराची में रहते हैं, और लाहौर को विजिट करते हैं, सिर्फ एक बार विजिट करते हैं, ओनली वंस। तो ये जो उनका जो एक टिमिडिटी है, उनका जो एक तरह ना डरपोक जो वो हैं, वो एक है ना वो माइनॉरिटीज के फेवर में नहीं आते, उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, वो एक है ना स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है जब आप कंपेयर करते हैं नेहरू के साथ और गांधी के साथ, है ना। जो जो इवन जो मुस्लिम्स है ना वो भी उनको लाइक करते हैं कि चलो हमारी कोई बात तो कर रहा है इंडिया के अंदर है मुस्लिम्स की, लेकिन वहां जब हम बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का तो उनका ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है। और है ना नोआ खली में दंगे हो रहे हैं, है ना गांधी जी वहाँ पे हैं बिलिया घाटा में, खुद वहाँ पे प्रेजेंट है ग्राउंड के ऊपर। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं गांधी को ना डिस्करेज करते हैं कि भाई अगर आप कलकत्ता में तो हो है ना नोआखली में हो, लेकिन कहीं किसी ने आपको मार दिया ना तो ये दंगे और ज्यादा भड़क जाएंगे, तो आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। तो गांधी क्या कहते हैं कि भाई अगर मैं जो आप लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं ना चुपचाप हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं देखूंगा, और अगर इसमें मेरी जान चली भी जाती है देन सो बी इट, है ना। ये लिखा हुआ है, किसी ने कहा कि भाई इफ यू डाई बट इफ यू डाई दी राइट्स विल बिकम वर्स। तो गांधी क्या कहते हैं, एटलीस्ट आई वॉन्ट बी देयर टू विटनेस इट, आई शैल हैव डन माई बिट, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के केस में नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें दी हुई है। इवन जो ट्रूप्स हैं ना, वो इवन लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि 50,000 की ट्रूप्स जो पंजाब में नहीं कर पाई वो गांधी जी ने कर दिया, एक बिना किसी हथियार के। द पीस हेल्ड है ना प्रॉम्प्टिंग लॉर्ड माउंटबेटन टू रिमार्क फेमसली दैट वन अनआर्म्ड मैन दैट पंजाब। तो गांधी इज मोर पावरफुल, है ना, कहते हैं ना आपकी जो अहिंसा है वो हिंसा से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो यही सब चीजें हो रही हैं। उसमें कुछ लोग गांधी से नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग ये गांधी को है ना जो पार्टीशन है उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वो भी इसमें बात हो रही है। गांधी की जान से मारने के लिए एक पहले भी कोशिश हो चुकी है। पंजाब जो रेफ्यूजी हैं मदन लाल, है ना, वो गांधी से खफा हैं, और जब गांधी अपनी प्रेयर मीटिंग कर रहे होते हैं बिरला हाउस में 20 जनवरी को, तो वो उसमें बॉम्ब भी फेंकते हैं, लेकिन गांधी है ना उसमें समहाउ थोड़े डिस्टेंस पे आके वो बॉम्ब रह जाता है, एक्सप्लोड करता है, और लकीली नो वन वाज हर्ट। तो कहीं ना कहीं गांधी की लाइफ पे अटेम्प्ट तो होना शुरू हो गई हैं, और फाइनली जो उन पे जो उनकी जो लाइफ है उस पर फाइनल जो अटेम्प्ट होता है बाय नाथुराम गोडसे, तो 30 जनवरी को ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी
गांधी इज किल्ड बाय ए ब्राह्मण फ्रॉम पूना नेम्ड नाथुराम गोडसे, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि गांधी ये जो सब चीजें कर रहे हैं, माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं जो इंडिया में रह गए हैं, कहीं ना कहीं जो ये जो इवन जो फास्टिंग वो जो कर रहे हैं, उपवास जो रखे हैं, वो प्रो मुस्लिम फास्ट है उनका, ठीक है, उपवास है। तो वो लोगों को एक तरह से नाराज करता है जो यहाँ पे लोग हैं, और वो इस तरह का कदम उठा लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी पूरे डिस्कशन में ये भी बात हो रही है कि जब पहला जो कैबिनेट बनता है उसमें दो दिग्गज लीडर हैं, है ना, कहीं गांधी के जो पॉलिटिकल जो एक तरह से कैसे ना उत्तराधिकारी वो नेहरू हैं, लेकिन पटेल इज मोर लाइक्ड बाय अदर मेंबर्स इन दी कांग्रेस, है ना, उनकी जो पॉपुलैरिटी ज्यादा है कांग्रेस के लोगों में, लेकिन गांधी के दिल में किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, नेहरू की, और इसलिए नेहरू बनते हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर गांधी की सपोर्ट के कारण। तो नेहरू और पटेल में हमेशा एक अनबन रहती है ना, पटेल हैज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंटीग्रेशन जो इंडिया का है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो एक टाइम पे इन दोनों की इतनी ना तू मैम हो जाती है, तो वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर हो गए, पटेल नेहरू से कहते हैं, बट ना यू आर प्राइम मिनिस्टर, मतलब आप भी एक मिनिस्टर हो, यू आर नॉट बेटर देन अस, है ना, यू आर मियरली फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, है ना, सो यू आर नॉट ए मून अमंग लेसर स्टार्स, है ना, वो नहीं हो आप, बल्कि आप क्या हो, यू आर फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं। तो ये कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मियरली ही इज ऑल्सो मिनिस्टर, वो ही इज जस्ट फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, वो ना तो अपने लोगों से ऊपर है, ना ही वो अपने फेलो मिनिस्टर्स को डोमिनेट कर सकता। तो ये उनकी तू में चलती रहती है, और कहीं ना कहीं है ना दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई हम गांधी के पास जाएंगे और ये चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और गांधी है ना पूरा उनको टाइम दे भी नहीं पाते, और उससे पहले उनकी है ना डेथ हो जाती है, असैसिनेशन हो जाता है। तो फिर नेहरू एक लेटर लिखते हैं, है ना, नेहरू लेटर लिखते हैं पटेल को कि बाबू की डेथ से है ना अब जो सब चीज़ें पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, और हम लोगों को एक ज़्यादा है ना डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, और हमारे और आपके बीच में जो कंट्रोवर्सीज हैं उनका अब कोई ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं, हमें कॉपरेशन की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो जो कहीं ना कहीं गांधी जीते जी नहीं कर पाए, वो गांधी ने अपनी डेथ के बाद कर दिया, है ना। तो गांधी कुड नॉट रिकंसाइल इन लाइफ, है ना, जो वो जिंदा थे हिंदू विद मुस्लिम, बट अपनी डेथ के बाद उन्हें नेहरू और पटेल को एक तरह से ना उनका पैचअप करा दिया। ठीक है, और ये पैचअप बहुत जरूरी था, बुक में लिखा हुआ है, जब हमारा देश नया नया शुरू हुआ है ना, लोग ये कह रहे हैं कि अननेचुरल नेशन है, फ्रेजाइल नेशन है, ये तो अभी बिखरने वाला है। तो ऐसे में ये जो पैचअप था दो बड़े दिग्गज नेताओं का, नेहरू गांधी का, बहुत इंपॉर्टेंट था। और जब गांधी की डेथ होती है तो देखिए आप ना अलग अलग तरह के रिएक्शंस आते हैं इस किताब में। अल्बर्ट आइंस्टीन तो वो बिलीव ही नहीं कर पाते कि हार्ड मास का व्यक्ति है जो एक है ना ब्रिटिश राज को उठा के फेंक सकता है। जब गांधी की डेथ होती है तो आइंस्टीन अपने ट्रिब्यूट देते हैं कि जो गांधी हैं वो 20वीं सदी के सबसे महानतम फिगर हैं, ग्रेटेस्ट फिगर हैं। और ठीक है, और इवन जॉर्ज ऑरवेल जैसे लोग जो गांधी को लाइक नहीं करते हैं, वो भी गांधी की डेथ पे कहते हैं कि गांधी एक महात्मा है, एक सेंट है। और लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना है ना, वो कहीं ना कहीं गांधी को राइवल समझते हैं, और वो उनका बड़ा ही अनफॉर्चुनेटली जो उनका रिएक्शन आता है वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। वो कहते हैं कि भी गांधी की डेथ के साथ जो लॉस है वो हिंदी कम्युनिटी का लॉस है, मतलब वो ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितनी भी कम्युनिटीज है उनका लॉस है, बल्कि गांधी की डेथ के साथ सिर्फ हिंदी कम्युनिटी का लॉस है। दैट द मोहम्मद अली जिन्ना हु सेड दैट द डेथ ऑफ हिज ओल्ड राइवल वाज ए लॉस मेयरली टू द हिंदू कम्युनिटी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है इसके अंदर, और है ना पूरा यही डिस्कशन है गांधी की डेथ के साथ। जो नेहरू और जो पटेल हैं, है ना, उनमें जो झगड़े थे वो एक साइड वो लोग रख देते हैं, एंड दे पैचअप कर लेते हैं एक तरह से। और ये सब चीज़ें इसमें चैप्टर में दी हुई हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो पार्टीशन होता है, फ्रीडम जो मिलती है हमें पार्टीशन के साथ मिलती है, और पार्टीशन के साथ हमारे होती है यहाँ पे पेरिसाइड, है ना, किलिंग ऑफ वन अनदर, है ना, एक आउटब्रेक होता है, मेनली पंजाब के अंदर होता है, क्योंकि पंजाब के अंदर लोग तैयार नहीं होते हैं। और इसमें जो गांधी जो रोल प्ले करते हैं ना, वो कहीं सेलिब्रेट नहीं कर रहे 15 अगस्त को, है ना, वो कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं, फेस्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, झंडा नहीं फहरा रहे 15 अगस्त को, वो कहाँ है, कलकत्ता में, है ना, हिंदू मुस्लिमों को समझा रहे हैं ना, पीस इंश्योर कर रहे हैं, फास्टिंग पे हैं वहाँ पे, प्रेयर कर रहे हैं। और जबकि मोहम्मद अली जिन्ना वो डर के मारे जाते ही नहीं है, लाहौर जाते हैं तो एक बार जाते हैं, है ना, छुपते छुपाते हुए, वो माइनॉरिटीज की बात नहीं करें। पाकिस्तान तो उन्होंने मांग लिया, लेकिन पाकिस्तान बनने के साथ जो वायलेंस अनलीश हुआ है ना, उसके लिए वो कहीं ना कहीं तैयार नहीं थे। तो ये चैप्टर आप पढ़ें, इट्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, फ्रीडम एंड पेरिसाइड, जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि डायरेक्ट एक्शन डे से शुरू होता है, 16 अगस्त 1946 को इंडिपेंडेंस डे पे जाता है, और फाइनली गांधी की जो डेथ होती है 1948 30 जनवरी को, उस पर ये चैप्टर खत्म होता है। और इसमें एक बार फिर से हम जाएंगे, स्टार्टिंग में जो बात हो रही है ना, दो प्रेडिक्शंस है इंडिया को लेकर, क्या अंग्रेजों के जाने के साथ इंडिया
जो एक है ना एक रात में सिमट के रह जाएगा, जो सिविलाइजेशन है, जो ब्रिटिशर्स की देन है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं जो सेकंड प्रेडिक्शन था लेनर्ड वुल्फ का कि अंग्रेजों की देरी के कारण, अगर देर नहीं करते अंग्रेज, है ना, जो भी हमने मांगा के टाइम से मिल जाता, तो ये जो त्रासदी हुई, ह्यूमन त्रासदी हुई, ये है ना 90% भी नहीं होती, है ना, आराम से ट्रांसफर ऑफ पावर हो सकता है। और हो सकता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन ही नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड व्यू है ये ज्यादा करेक्ट लगता है जब हम लोग, है ना, हाइंड साइड में चीजों को देखते हैं। सो विद दिस वी विल कंक्लूड टुडेज वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।